स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स हो अगर प्रीवियस लेक्चर्स के तो पूछ लीजिएगा। इन बिटवीन फिर बाकी लोग तब तक ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी किया था, तो इसमें हम लोगों ने बैंडविड्थ, ओवर मॉड्यूलेशन, ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले का भी डिस्कशन किया था। फिर आप लोगों को पावर रिलेशंस बताए थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स में, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं जिस सिग्नल को, उस सिग्नल में क्या क्या पावर कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दीज पावर कंपोनेंट्स क्या एफिशिएंसी होती है ट्रांसमिशन की, वो भी कैलकुलेट की थी। आफ्टर दैट कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स गिवन है डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। पीडीएफ हमने शेयर कर दी है ग्रुप पे, क्लासरूम पे। तो जैसे यहाँ पर एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गिवन है और एक कैरियर सिग्नल गिवन है। अब जब भी इस तरह का कोई भी सिग्नल गिवन है तो हम लोग इस सिग्नल से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो ये डेटा है, ये पीक वैल्यू है। अगर कैरियर सिग्नल है तो कैरियर का पीक, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक। सिमिलरली ये वैल्यू होती है ओमेगा टी के इक्विवेलेंट, और जब ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है तो इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, ओमेगा डी से कंपेयर कर लेंगे। ओमेगा टी क्या होगा, 2 पाई एफ टी, और 2 पाई एफ टी जैसे ही रखेंगे तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद में जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो हमें सिंपल पीक वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, रेशियो ले लेना है, वी एम अपॉन वी सी करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, दोनों वैल्यूज सिग्नल से पता चल जाएंगी। ऐसे ही साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड कितना है तो एम वी सी अपॉन 2 होता है। एम हमने कैलकुलेट कर लिया, वी सी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही जब बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी अपर साइड बैंड की, लोवेस्ट लोअर साइड बैंड की। दोनों फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हम लोग सभी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मूले में स्टडी कर चुके हैं। आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और बस कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही एक चीज़ और न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि कभी कभी जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो जो मॉड्यूलेशन दिया होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, वो परसेंटेज में गिवन होगा। तो जब भी परसेंटेज में गिवन होगा तो आप इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाई 100। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8। तो जब भी हम फॉर्मूले में कहीं पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0.8 वैल्यू रखेंगे। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना है सो दैट कि आंसर्स गलत ना हो। इसी तरह से अगर हमने पावर कैलकुलेट कर ली है, वोल्टेजेस भी हम लोगों को पता है, तो हम लोग करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट फॉर साइनसॉइडल एएम। तो इफेक्टिव वोल्टेज और करंट की बात करेंगे तो हम पावर के एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर चुके हैं, और अगर पावर के ही हम अदर फॉर्मूलेज देखेंगे तो फॉर्मूला पावर का क्या होता है, या तो V इंटू आई लिखते हैं हम, या वी स्क्वायर अपॉन आर, या आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीन फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। तो अब पावर तो हम टोटल कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है पावर का, टोटल पावर का। तो जैसे कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इसमें आर कांस्टेंट है और सिर्फ वी अननोन है, पी अननोन है। तो पी वाले फॉर्मूले में जब हम वी स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे तो टोटल पावर, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो गया, पीसी की जगह रख देंगे वी सी स्क्वायर अपॉन आर, एंड ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन में, और इसी को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देंगे, v इक्वल्स टू वी सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हम वोल्टेज का रिलेशन, वोल्टेज की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें करंट के लिए कैलकुलेशन करना है तो हम ये वाला आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे,
तो उस केस में जब हम टोटल पावर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट हो जाएगी इंटू आर। और ऐसे ही जब पीसी की बात करेंगे तो सिर्फ आईसी करंट हो जाएगी, आईसी स्क्वायर इंटू आर। एंड जब ये दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों वैल्यूज को हम उस इक्वेशन में रख देंगे, पी टोटल वाली वैल्यू इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पी टोटल इक्वल्स टू पी सी और ब्रैकेट में 1 + m²/2। तो पी सी को यहाँ अपॉन में लिख दिया है सो दैट कि हम जैसे ही ये वैल्यूज पुट करेंगे ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा एंड हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिल जाएगा। और यहाँ पर से हमें अगर एक करंट की वैल्यू पता है, लाइक जैसे आईसी की वैल्यू पता है, तो हम आई टोटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और एंड इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स के भी एक्सप्रेशन निकाला गया है। तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें फॉर्मूला पता ही है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आएगा तो हम डायरेक्ट इसी में वैल्यूज़ रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम लोगों को टोटल करंट गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है और एंटीना करंट कैलकुलेट करनी है फॉर कैरियर ओनली। इट मीन्स कि हमें आईसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और गिवन क्या है, आई टोटल गिवन है और एम की वैल्यू गिवन है। आई टोटल 5 एम्पियर है और एम की वैल्यू 0.6 से वैल्यूज पुट करेंगे, ये करंट की वैल्यू आईसी की आ जाएगी। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। बस हम लोगों को कभी कभी जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके गिवन होती हैं या कुछ अननोन वैल्यूज होती हैं, किसी अदर फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करके निकालनी होती है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इन केस हम किसी एक ही कैरियर सिग्नल को यूज कर रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने के लिए। तो जैसे कि ये एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है इफ द कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 3 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। 3 सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन किया गया है एक ही कैरियर सिग्नल का, और जब 3 अलग अलग सिग्नल्स का यूज किया जाएगा तो हर एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो 3 दिए हुए हैं यहाँ पे 0.6, 0.3 एंड 0.4, क्योंकि 3 सिग्नल्स के साथ में मॉड्यूलेशन हुआ है। तो जब ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने की बात की जाती है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडिसेस। कुछ क्वेरीज हो आप लोगों की बताइए, अदरवाइज फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट करें। कुछ प्रीवियस यूनिट से पूछना हो या इसमें से अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना हो आप लोगों को। सर नए वाले ट्यूट में भी सर्टेन इक्वेशन करने हैं ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल का पूछ रहे हैं ना? यस सर। हाँ 10 कर लीजिए। 10 कर लीजिए बट टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। यस सर, 2 दिन में कर देंगे। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक बताने से पहले हम लोग एक बार इसका एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था।
ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन है, जिसको कि हम आफ्टर मॉड्यूलेशन कैलकुलेट करते हैं कि मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को ट्रांसमिट करना होता है। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हमको इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर जनरेट करना है बाय यूजिंग सुटेबल सर्किट। तो इस एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले सिग्नल को देखते हैं, ये वाला सिग्नल है, क्योंकि इस सिग्नल को ही हमने सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट किया है। तो ये सिग्नल जनरेट हो रहा है या ये सिग्नल जनरेट हो रहा है, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर दो सिग्नल्स का एडिशन है, ठीक। और हमारे पास जो सिग्नल्स प्रेजेंट हैं वो सिग्नल कौन कौन से प्रेजेंट हैं, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किए थे। ये दोनों सिग्नल्स, ठीक। हम जब भी जनरेशन करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव का, तो गिवन सिग्नल क्या है हमारे पास में, एक ये सिग्नल गिवन है Vm और एक ये सिग्नल Vc गिवन है। उसके बाद हम बाकी की प्रोसेसिंग करके उस सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो जब ये दो सिग्नल्स गिवन है तो इट मीन्स कि जब हम इस सिग्नल के जनरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सिग्नल, ये तो ऐसा सिग्नल है जो ऑलरेडी हमको गिवन है, Vc sin ओमेगा ct। तो एक सिग्नल ये हो गया और दूसरा सिग्नल हो गया ये दो सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो हमें एक क्या काम करना है कि एक काम तो ये करना है कि ये दो सिग्नल्स को ऐड करना है, एक ये सिग्नल और एक ये सिग्नल। और इन दो सिग्नल्स को ऐड करने से पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि इस टर्म में दो सिग्नल्स मल्टीप्लाइड हैं तो हमें दो सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब यही चीज़ हम सर्किट में भी करेंगे कि पहले हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आफ्टर दैट हम उसमें कैरियर सिग्नल को सिंपली ऐड कर देंगे। अब इस डायग्राम की तरफ चलते हैं जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने के लिए यानी मॉड्यूलेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें देखिए एक एनालॉग मल्टीप्लायर है। ये मल्टीप्लायर क्या करता है, जो भी एनालॉग सिग्नल्स इसके इनपुट के अक्रॉस अप्लाई किए जाते हैं ये उन सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पर देता है। जैसे कि हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, तो लॉजिक गेट्स में एक गेट था एंड गेट। उस एंड गेट का काम क्या था कि वो उसके इनपुट पे जो भी वैल्यूज अप्लाई करें वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे देता है। तो वो तो डिजिटल मल्टीप्लायर एक तरह से हम कह सकते हैं, एंड गेट हो गया। यहाँ पर एक एनालॉग मल्टीप्लायर भी एक सर्किट होता है, जो सर्किट क्या करता है, जो भी इनपुट्स अप्लाई किए जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देता है। तो हमें गिवन सिग्नल्स क्या है, एक Vm गिवन है और एक Vc गिवन है। तो ये दोनों सिग्नल्स को हम इसके इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं और हम जैसे ही इसको इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, Vm इंटू Vc। तो Vm इंटू Vc क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी इंटू Vc साइन ओमेगा टी। और इसको हम जैसे वहां पर सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये दो एक्सप्रेशंस तो आ गए। और तीसरा क्या था कि इसी में हमें प्लस करना था, क्या प्लस करना था, इस कैरियर सिग्नल को। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो आउटपुट आया मल्टीप्लिकेशन का उस आउटपुट को एक एडर में दे दिया। ये एक एडर है, एक समिंग सर्किट बना हुआ। तो ये क्या करेगा, इसके इनपुट पे जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको सम करके आउटपुट पे दे देगा। तो सम करेगा तो ओवरऑल वोल्टेज क्या आ जाएगा, Vc प्लस Vm इंटू Vc। तो जो हमारा टारगेट था वही सेम वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी बाय यूजिंग अ सिंगल मल्टीप्लायर, एनालॉग मल्टीप्लायर एंड एक समर यूज कर रहे हैं या एडर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट सर्किट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा और भी जनरेशन टेक्निक्स हैं, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही जनरेशन टेक्निक स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये जनरेशन हो जा रहा है। तो बहुत सिंपल सर्किट है। एग्जाम में आता है कि एम्पलीट्यूड को कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट की जाती है और कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट किया जाता है।
तो जनरेशन कहा जाए या मॉड्यूलेशन कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसको आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर भी नाम से समझ सकते हैं और एम्पलीट्यूड वेव जनरेटर नाम से भी समझ सकते हैं, और दोनों में से किसी भी नाम से एग्जाम में भी मिल सकता है। इसके बाद फिर डिमॉड्यूलेशन। अब क्योंकि हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेट किया, एक हमारे पास में ब्लॉक है ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर पे क्या काम हो रहा है कि मॉड्यूलेशन करके हम इसको ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, और ट्रांसमिट करने के बाद में एक हमारे पास रिसीवर का ब्लॉक होगा जो उस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा। अब रिसीव करने वाले सिग्नल को क्या करना होगा रिसीवर को, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों ही सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करके, मतलब एज पर, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करके एज पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन रिसीवर को क्या चाहिए, रिसीवर को वो ओरिजिनल सिग्नल चाहिए जो यहाँ से इंफॉर्मेशन सिग्नल इंफॉर्मेशन की तरह आया था, ना कि वो सिग्नल चाहिए जो कि यहाँ से हमने कैरियर सिग्नल दिया था। ये हो गया वीसी और ये हो गया वीएम। तो रिसीवर को किस सिग्नल से मतलब है, रिसीवर को मतलब है इस सिग्नल से, कैरियर सिग्नल उसके यूज का नहीं है। तो इस सिग्नल को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स प्रोसेसिंग करनी होगी कि हम इस कैरियर सिग्नल को किसी तरह से इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से अलग कर सकें, तभी तो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अलग मिलेगा और हम फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस सर्किट के लिए, इस प्रोसेसिंग के लिए जो सर्किट डिजाइन किया गया है उसे एनवेलप डिटेक्टर कहते हैं। ठीक, एंड सर्किट आपको शो किया गया है। जो भी सिग्नल रिसीव होता है वो इस तरह से सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं एंटीना से और फिर इस सर्किट में अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सिंपल कपलिंग के लिए। मेन सर्किट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के बारे में आप लोगों को ये चीज़ पता है कि डायोड यहाँ पर कब एक्ट करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तभी ये सर्किट आपका वर्क करेगा। रिवर्स बायस में सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को देखें, ये वेव वहाँ से ट्रांसमिट की गई थी और यहाँ पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो कौन सा सिग्नल रिसीव हो रहा होगा, ये वाला सिग्नल रिसीव हो रहा होगा। अब इस सिग्नल में हमें दिख रहा है कि हमारे पास में ये देखिए, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म्स भी हैं अगर कैरियर की बात करें, और साथ ही साथ नेगेटिव वेव फॉर्म्स भी हैं। तो ये डायोड क्या करेगा, डायोड सिर्फ इन पॉजिटिव वेव्स के लिए, ये जो पॉजिटिव वेव्स हैं इन्हीं के लिए ऑन होगा। तो हमें क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर का ही सिग्नल इसके आउटपुट पे मिलेगा, यानी इन टर्मिनल्स पे मिलेगा। ये जो नेगेटिव वाला सिग्नल है ये सारा सिग्नल क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज इन नेगेटिव साइकिल्स के लिए डायोड रिवर्स बायस होगा। तो जो सिग्नल रिसीव होगा हमें वो इस तरह का सिग्नल रिसीव होगा, ये सिग्नल। अब जब ये सिग्नल रिसीव हुआ तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि एक तो कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और एक ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो इनके पीक को ज्वाइंट करते हुए जा रहा है, एंड इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। तो एक लो फ्रीक्वेंसी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे के सर्किट की, जैसे कि यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैपेसिटर का इम्पीडेंस जो होता है वो कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का इंडेक्स कितना होता है, बताइए स्टूडेंट्स, कोई लोग बताइए। सर क्या पूछा सर आपने?
सर क्या पूछा सर आपने? अब क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक सर बार। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया सर। सुन नहीं रहे थे लग रहा है ठीक से। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है, हम सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटर के इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए या डीसी के लिए कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना होता है? कैपेसिटर के इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताइए आप लोग पहले। एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? वन अपॉन ओमेगा सी। भाई सब लोग सहमत हो इस बात से? यस सर। यस सर, ओमेगा 1/ओमेगा c होता है। ठीक, वेरी गुड। सर ओमेगा 2πf। ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं 2πf और ये हो गई सी कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब यहाँ पर जो f है, ये f क्या डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। और xc जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम f की वैल्यू को हाई रखेंगे तो क्या होगा? इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी? सर घट जाएगी, बहुत कम होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतना इम्पीडेंस कम होगा। ठीक है, अब इसी चीज को इस सर्किट में देखते हैं। हमारे पास में ये सिग्नल है, इसके ऊपर का पार्ट, जिसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये कैपेसिटर लो इम्पीडेंस शो करेगा। तो यहां से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएंगे वो इस कैपेसिटर के थ्रू इस तरह से ग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लो इम्पीडेंस शो करेगा, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करेंगे, जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो f की वैल्यू अगर बहुत कम है तो उस केस में ये इम्पीडेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और जब बहुत ज्यादा होगा तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस कैपेसिटर के थ्रू इधर पास नहीं होंगे। ये सिग्नल किधर जाएंगे? इधर इस रेजिस्टेंस की तरफ, इस आउटपुट पे मिलेंगे। बात समझ में आई कि कैपेसिटर क्या काम कर रहा है? यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो इसमें कैरियर सिग्नल प्रेजेंट था वो उसको यहाँ से ग्राउंड कर दे रहा है, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, यानी ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसमें प्रेजेंट है, इस सिग्नल को ये आगे आउटपुट पे भेज देगा। इस तरह से हमें जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा? Vm। बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। इस तरह से हम ये डिमॉड्यूलेशन करते हैं या डिटेक्शन करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं? एनवेलप डिटेक्टर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, हम फिर से बताएं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या रिपीट कर दें? ये सिग्नल हम लोगों को आउटपुट पे मिल जाएगा। जबरदस्ती मत रिपीट करवाओ, कुछ अगर नहीं समझ में आया वो पॉइंट बताइए तो वो पॉइंट रिपीट कर दें, वरना पूरा लेक्चर रिपीट करना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। रितेश, डाउट कहाँ पे? वो पोर्शन बताइए तो हम उसको रिपीट करें।
ये डिटेक्शन वाले को हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि ट्रांसमीटर से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो सिग्नल ये ट्रांसमिट किया जाता है, और रिसीवर पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसमें से इस कैरियर सिग्नल को हटा दें और इस मैसेज सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम इसको रिकवर कर लें, बिकॉज यही सिग्नल हमारे यूज़ का है और ये सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है एंड कैरियर इज ऑलवेज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक, ये हम स्टार्टिंग से ही बात करते आए हैं। अब इस सिग्नल में हमें पॉजिटिव पार्ट भी दिख रहा है एंड नेगेटिव पार्ट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर से एलिमिनेट करने के लिए ये डायोड का यूज करेंगे। डायोड क्या काम करेगा, जितना भी ये नेगेटिव पार्ट है इस सिग्नल का उसको ये ब्लॉक कर देगा और सिर्फ जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। पॉजिटिव सिग्नल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सिग्नल, ये सिग्नल आगे पास हो जाएंगे इस डायोड से। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो जब हम कैपेसिटर के इम्पीडेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए मिनिमम होता है, और जो भी सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल हमेशा मिनिमम इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसे ही इस नोड पे आएगा, इसको मिनिमम पाथ कौन सा दिखेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ कैपेसिटर के थ्रू। तो कैपेसिटर के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ग्राउंड हो गया, तो ये कैरियर सिग्नल ग्राउंड में चला गया। और जो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, वो सिग्नल क्या होगा, उस सिग्नल के लिए ये बहुत हाई इम्पीडेंस शो करेगा। दैट इज वाई ये सिग्नल हमारा इस तरफ आउटपुट पे जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि इधर नहीं जा सकता, इधर हाई इम्पीडेंस है, इधर जाएगा। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम अगर मेजर करेंगे तो हमें ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एनवेलप डिटेक्टर या डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं, और इस तरह से हमें ओरिजिनल सिग्नल जो है वो रिसीवर पे रिकवर हो जाता है। और कोई समस्या है किसी को? अटेंडेंस चैट बॉक्स में ही दे दीजिए आप लोग। और अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। और कल क्लास आपकी एक्स्ट्रा होगी 2 घंटे की, 10 से 12। हो सकता है कि शायद क्लास थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि इस मॉर्निंग में शायद एनबीए की मीटिंग होगी। तो अगर 10 बजे से नहीं स्टार्ट हुई तो शायद फिर 10:30 से स्टार्ट होगी क्लास। आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। चारों सेक्शंस की क्लास एक साथ होगी, कंप्लीट आईटी ब्रांच की। सर बट वो तो 100 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं ना एक मीटिंग में? नहीं, हम आपको नई मीटिंग जनरेट करके देंगे, नया लिंक देंगे, उसमें अबव 100 अलाउड हैं। अच्छा, मतलब आपने वो मेंबरशिप ले रखी है? प्रीमियम होगा कॉलेज में आईडी है, हमने नहीं ले रखी, कॉलेज में आईडी है, तो कुछ टाइम के लिए उधार ली है वो आईडी कॉलेज से। सर काफी महंगी मिलती है। हाँ सर, एक बार हम लोग भी चेक किए थे, बड़े महंगा था उसमें। तो इसीलिए तो हमने भी नहीं ले रखी है। वो कॉलेज वालों के पास में है, कॉलेज में, तो अवेल कर लेंगे। सर खर्चा कर रखा है। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए, हम लेक्चर अभी के लिए फिलहाल। चैट बॉक्स में दे दें? हाँ, चैट बॉक्स में दे दीजिए अटेंडेंस। जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई आप लोग लीव कर दीजिए क्लास, बाकी कल बताएंगे। कल ज़्यादातर सिलेबस कल ही फिनिश कर देंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स। सर स्लीव रेट बता दीजिए सर। क्या? वो सर ने वाइवा में पूछ लिया था सर, बता नहीं पाए थे स्लीव रेट। अरे वाह, इतना बताया गया उसके बाद भी स्लीव रेट नहीं बता पा रहे हैं। डेफिनेशन सर पूछ ली थी उन्होंने। तो डेफिनेशन तो हमने आपको जो है बताई थी, नोट्स में भी शेयर किया है डेफिनेशन। यस सर, ट्यूट में भी इसका क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूछा था। हाँ, इसको आप लोग जो है, डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिए। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि जो है कुछ समझाने की ज़रूरत हो कि हम कई बार उसको समझाएं। वो सिर्फ और सिर्फ आप डिफाइन करेंगे उस चीज़ को, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इससे ज़्यादा उसमें बहुत कुछ नहीं है स्लीव रेट में। ओके सर, तो सर सॉरी, वो सर पूछ लिया था, टेक्निकल चीज पूछ लेते हैं सर, डर कोई जाते हैं दिक्कत कई नहीं। ठीक है, फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हाँ, और कुछ हो क्वेश्चन तो बताइए। सर इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट मतलब किस तरह से उसमें आउटपुट जनरेट हो रहा है? यस सर। वो तो हमने डेराइव करके आप लोगों को बताया है कि कैसे आउटपुट जनरेट हो रहा है। विपिन, यस सर, अभी थोड़ा देखा नहीं था सही से, इसलिए समझ में नहीं आया। पर देखिए, देख लीजिए डाउट एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो चीज़ जैसे बता देंगे तो हम आप लोगों को मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, ओके टॉपिक सर। रिपीट करना तो फिर मतलब एक दो लोगों के लिए तो पूरी क्लास में रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए यस जैसे सर। अलग से कभी पूछना हो तो अलग से पूछ लीजिएगा, बता देंगे जब भी फ्री हो आप। ओके सर। एक बार पढ़ लीजिए, दिक्कत कहाँ पर आ रही है वो बताइएगा, तो डाउट क्लियर करना थोड़ा सा आसान है। क्लास में 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए फिर 15-20 मिनट चाहिए। तो कल यस देख सर। लेते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा कल टाइम, तो कल हम आप लोगों को बता देंगे। अदरवाइज मंडे और ट्यूसडे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ओके सर। गया है तो उसमें हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे सारे सभी यूनिट्स के। ओके सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।